हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मुक्ता बाखला गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज दुर्ग से हूँ। आज मैं एमए फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ जो इनके फोर्थ पेपर को कवर करता है और जिसका टॉपिक है शिक्षा का अर्थशास्त्र। शिक्षा के अर्थशास्त्र विषय का अध्ययन हम इन बिंदुओं के आधार पर करेंगे। पहला, शिक्षा का अर्थशास्त्र अवधारणा एवं परिभाषाएं। दूसरा है शिक्षा पर व्यय। तीसरा, शिक्षा पर उत्पादक व्यय। चौथा, शिक्षा की उत्पादकता। पांचवा है शिक्षा का प्रतिफल और छठवां है शिक्षा का अर्थशास्त्र लाभ एवं उद्देश्य। तो स्टूडेंट्स, आइए हम देखते हैं शिक्षा के अर्थशास्त्र का आशय क्या है। शिक्षा का अर्थशास्त्र मानव पूंजी के अध्ययन से जुड़ा हुआ है। मानव में निहित कौशल और उत्पादन क्षमता का जितनी कुशलता से उपयोग किया जाएगा, आर्थिक विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति उतनी ही आसान होती जाती है। किसी भी देश का आर्थिक विकास दो बातों पर निर्भर करता है। पहला, वहाँ का प्राकृतिक संसाधन, जिसके अंतर्गत उर्वरक कृषि क्षेत्र, वहाँ की वन संपदा, खनिज संपदा, सिंचाई सुविधाएं, नदियां, नहरें, बांध इत्यादि हैं। जबकि दूसरा मानव पूंजी है, जिसमें शिक्षित श्रम, प्रशिक्षित श्रम या योग्य श्रम का पाया जाना है। मानव पूंजी का महत्व पूंजी निर्माण की दृष्टि से प्राकृतिक संसाधनों से अधिक होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शिक्षा का अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो कि शिक्षा पर किए जाने वाले व्यय तथा उससे प्राप्त होने वाले लाभ या प्रतिफल की विवेचना करता है। यह भी कहा जा सकता है कि शिक्षा के अर्थशास्त्र में किसी समाज की शिक्षा व्यवस्था हेतु आय के स्रोत तथा व्यय की मदों का अध्ययन किया जाता है और समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति तथा उसके आर्थिक विकास के संदर्भ में कम से कम और अधिक प्रतिफल देने वाली शिक्षा व्यवस्था की खोज की जाती है। शिक्षा के अर्थशास्त्र के संबंध में कुछ प्रमुख अर्थशास्त्रियों ने अपने विचार इस प्रकार से दिए हैं। प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, शिक्षा भौतिक संपत्ति को बढ़ाने का महत्वपूर्ण साधन है। यह शक्ति को दैनिक कार्य के लिए अधिक बुद्धिमान, तत्पर और विश्वसनीय बनाती है, उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाती है। मार्शल ने शिक्षा को राष्ट्रीय विनियोग माना है और कहा है कि सबसे मूल्यवान पूंजी वह है जिसका विनियोग मानव पर किया जाता है। अगला विचार है प्रोफेसर मिल का, शिक्षा द्वारा गरीबों को विवेकशील बनाने में ही भविष्य की आकांक्षाएं पूरी तरह निर्भर करती हैं। प्रोफेसर मिल का मानना था कि शिक्षा का प्रभाव मित व्यवहारिक आदतें डालने से परिलक्षित होगा। अगला विचार प्रोफेसर सीगर का है, अर्थशास्त्र वह समाज विज्ञान है जिसमें मानवीय प्रयासों के उस अंश की विवेचना होती है जिसका संबंध जीविकोपार्जन से होता है। कार्ल मार्क्स का विचार, श्रम विभाजन के अमानवीय परिणामों के विरुद्ध शिक्षा एक बड़ा प्रतिसंतुलन है। समाजवादी समुदाय में शिक्षा का कार्य यह है कि वह श्रम के तकनीकी कौशल को बढ़ाकर उसे उत्पादन के साधनों से अलगाव या विरसता से बचाए और उत्पादक बनाए रखते हुए भी उसे मनुष्य बना रहने दे। इन विचारों से स्पष्ट है कि प्राचीन काल से ही अर्थशास्त्रियों ने शिक्षा के महत्व को स्वीकार किया है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा की मांग बढ़ी और शिक्षा का व्यय बड़े पैमाने पर बढ़ा। राष्ट्रीय संसाधनों के द्वारा आर्थिक विकास के कारण अर्थशास्त्रियों एवं शिक्षा शास्त्रियों ने इस बात पर जोर दिया कि उचित शिक्षा द्वारा मनुष्य में सुधार करने से इसकी उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है एवं देश के सभी क्षेत्रों का विकास होने लगता है। अतः उनकी योग्यताओं को शिक्षा एवं तकनीकी प्रशिक्षण द्वारा अधिक से अधिक निपुण बनाना आवश्यक है।
आर्थिक विकास के लिए भौतिक पूंजी की तरह मानव पूंजी पर भी व्यय करना बहुत आवश्यक है, ताकि भविष्य में उत्पादन क्षमता बढ़े और जिसका प्रभाव उत्पादन पर दिखाई देता है। आगे हम देखेंगे शिक्षा पर व्यय। शिक्षा एक निवेश के रूप में जाना जाता है। आज शैक्षणिक व्यय विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख अंग बनता जा रहा है। शिक्षा एवं आर्थिक प्रगति एक दूसरे पर निर्भर करती है। अतः आधुनिक अर्थशास्त्री शिक्षा व्यय को भी सामान्य पूंजीगत विनियोग के समान ही विनियोग मानते हैं, जिसका स्पष्ट प्रभाव उत्पादन पर पड़ता है। प्रोफेसर मिर्डल समस्त शिक्षा व्यय को मानव में विनियोग मानते हैं। आगे हम देखेंगे शिक्षा व्यय से क्या आशय है और यह किन किन मदों पर किया जाता है। शैक्षिक व्यय का आशय ऐसे व्ययों या खर्चों से है जो विद्यालय अथवा शिक्षण संस्थाएं शिक्षा व्यवस्था के लिए भौतिक और मानवीय संसाधनों की पूर्ति के लिए करती हैं। शैक्षिक व्यय को विभिन्न भागों में बांटकर अध्ययन किया जा सकता है। पहला है आवर्ती व्यय। इस व्यय का संबंध उन व्ययों से है जो विद्यालय प्रशासन, सामान्य प्रशासन एवं नियंत्रण तथा संरचना, शिक्षकों कर्मचारियों के वेतन, पुस्तकालय व्यवस्था आदि पर किए जाते हैं। इस प्रकार के व्यय एक निश्चित अवधि के बाद ही होते हैं और अन्य व्ययों की अपेक्षा अधिक रहते हैं। दूसरा है गैर आवर्ती व्यय। इसका तात्पर्य उन व्ययों से है जो अचल संपत्तियों या स्थिर संपत्ति प्राप्त करने, जैसे विद्यालय की भूमि, बिल्डिंग, प्लेग्राउंड, परिवहन व्यवस्था, फर्नीचर आदि क्रय करने के खर्चे इसमें सम्मिलित होते हैं। इसमें छात्रावासों, जलपान गृह की व्यवस्था के व्यय को भी शामिल किया जा सकता है। यह व्यय एक बार होता है जब तक वस्तु नष्ट नहीं होती एवं आवश्यकता बढ़ने पर यह बढ़ाया भी जा सकता है, जैसे छात्र संख्या बढ़ने पर फर्नीचर, भवन, उपकरण आदि। अगला है प्रत्यक्ष व्यय। वे व्यय जो संस्था को चालू रखने के लिए आवश्यक होते हैं, जैसे वेतन, भत्ते, परीक्षा, प्रयोगशाला उपकरण, भवन मरम्मत, खेलकूद सामग्री, अन्य पाठ्य सामग्री आदि पर किया जाने वाला व्यय। इन्हें प्रत्यक्ष व्यय या परिचालन लागतें कहते हैं। अगला है अप्रत्यक्ष व्यय। यह उन मदों पर किया जाता है जो आसानी से या विशेष रूप से पहचाना नहीं जा सकता। इन्हें अप्रत्यक्ष व्यय कहते हैं। इनका स्वरूप ही ऐसा होता है कि इन्हें विभिन्न प्रकार की समस्याओं पर विभाजित करना असंभव होता है, जैसे प्रशासन, संचालन, निर्देशन और निरीक्षण, छात्रवृत्तियां, उपकरण की व्यवस्था, फर्नीचर, भवन की व्यवस्था इत्यादि पर किया गया व्यय। इस व्यय के अंतर्गत समय समय पर मदों में परिवर्तन होता रहता है। अगला है ऋण प्रभाव। यह व्यय ऋण पर ब्याज के भुगतान अथवा ऋणों की मूल राशि की वापसी से है। अगला है विकास व्यय। वे व्यय जो शिक्षा के विकास के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें विकास व्यय कहा जाता है, जैसे संस्था को विकसित करने के लिए नई भूमि, उपकरण, फर्नीचर, मानवीय संसाधन इत्यादि। ये व्यय सरकार की योजनाओं के अधीन किए जाते हैं, अतः इन्हें योजना व्यय भी कहा जा सकता है। अगला है स्वीकार्य व्यय। राज्य सरकारों द्वारा व्यय की जिन मदों को शैक्षणिक आय व्यय में सम्मिलित किया जाता है, वे स्वीकार्य व्यय कहलाते हैं। इसके अंतर्गत वेतन, भत्ता, भविष्य निधि, कर, किराया, पत्र पत्रिकाएं आदि आती हैं। अगला है प्रतिबद्ध व्यय। जो शैक्षणिक कार्यक्रम विकास योजना के पहले से चला आ रहा है, उस योजना पर किया हुआ व्यय प्रतिबद्ध व्यय कहलाता है। अगला है नैमित्तिक व्यय। इसे आकस्मिक व्यय भी कहते हैं। कुछ ऐसे कार्य जिनका पूर्वानुमान नहीं था और जिस पर अचानक व्यय करना पड़े, नैमित्तिक या आकस्मिक व्यय कहलाते हैं।
जैसे बिजली पानी का खर्च, लेखन सामग्री, टेलीफोन, कंप्यूटर आदि की मरम्मत पर व्यय। अगला है विविध व्यय। वे व्यय जो किसी मदों में सम्मिलित नहीं होते विविध व्यय कहलाते हैं, जैसे एनसीसी, एनएसएस, वृक्षारोपण, प्राथमिक चिकित्सा इत्यादि पर किया गया व्यय। आगे हम देखेंगे शिक्षा पर उत्पादक व्यय। अर्थशास्त्र में व्ययों को उनकी उत्पादकता के आधार पर उत्पादक एवं अनुत्पादक दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। उत्पादक व्यय वे होते हैं जिनका लाभ व्यक्ति और समाज दोनों को प्राप्त होता है, या वे व्यय जिनका परिणाम लाभप्रद होता है, जिससे आर्थिक और सामाजिक विकास में वृद्धि होती है। प्रायः शिक्षा पर किया गया उत्पादक व्यय सार्वजनिक क्षेत्रों द्वारा किया जाता है, क्योंकि ये व्यय बड़े पैमाने पर किए जाते हैं, जिससे शिक्षा की उत्पादकता एवं गुणवत्ता में सुधार हो। सरकार द्वारा शिक्षा पर निम्न बिंदुओं के माध्यम से किए गए व्यय उत्पादक व्यय कहे जा सकते हैं। इसके अंतर्गत पहला है आधुनिकीकरण एवं औद्योगिकीकरण के लिए सृजनात्मक शिक्षा। दूसरा, कौशल विकास योजनाओं पर व्यय। तीसरा, शिक्षकों के प्रशिक्षण पर व्यय। चौथा है प्रशिक्षण के लिए विशेषज्ञों पर व्यय। अगला, विद्यालय महाविद्यालय के विकास पर किया गया व्यय। गरीब छात्र छात्राओं को पाठ्य सामग्री एवं छात्रवृत्ति पर किया गया व्यय। शैक्षणिक विकास के लिए सरकार द्वारा नीतियों का निर्धारण और सतत और व्यापक शिक्षा मूल्यांकन पद्धति। सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा शिक्षा के विकास के लिए किए गए उक्त सभी व्यय उत्पादक कहे जा सकते हैं, जो एक विद्यार्थी को शिक्षित बनाने के साथ साथ उसे आत्मनिर्भर बनाने में भी सहयोग देते हैं। इससे व्यक्तिगत लाभ के साथ देश का आर्थिक एवं सामाजिक विकास भी संभव है। आगे हम देखेंगे शिक्षा की उत्पादकता। शिक्षा केवल चरित्र निर्माण के लिए ही नहीं है, बल्कि इसका सीधा संबंध व्यक्ति की उत्पादनशीलता से है। शिक्षा व्यक्ति में योग्यताओं का विकास करके उसकी उत्पादन क्षमता को बढ़ाती है। इसे ही हम शिक्षा की उत्पादकता कह सकते हैं। शिक्षा एक उत्पादक क्रिया है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो इसे अन्य उत्पादन क्रियाओं से विशिष्ट बनाती हैं। हम देखेंगे शिक्षा एक उत्पादक क्रिया के रूप में। इसमें पहली विशेषता है शिक्षा उपयोग की वस्तु एवं उत्पादन का कारक दोनों है। शिक्षा उपयोग की वस्तु इसलिए है क्योंकि यह स्वयं में महत्वपूर्ण है और व्यक्ति स्वयं इसकी मांग करता है। इसे उत्पादन कारक इसलिए माना जाता है क्योंकि यह व्यक्ति में योग्यताओं का विकास करके एक योग्य परिवेश का निर्माण करती है। दूसरा है कुशल जनशक्ति का निर्माण। शिक्षा कुशल जनशक्ति का निर्माण करती है, जिससे वस्तुओं का उत्पादन सरल हो जाता है। अगला है ऊंची लागत। अन्य सामाजिक एवं आर्थिक विकास लागतों की तुलना में शिक्षा की लागत ऊंची होती है। किसी शैक्षिक योजना के संचालित करने के पूर्व ही शिक्षण, प्रशिक्षण, भवन, शिक्षा उपकरण, इन पर बड़ी पूंजी लगानी पड़ती है, जिसके फलस्वरूप शिक्षा पर व्यय अधिक होता है। अगली विशेषता है मूल्य निर्णयों पर आधारित अतार्किक निर्णय। शिक्षा संपूर्ण संस्कृति का एक अंतिम अंग है और कुछ अर्थों में स्वीकृत मूल्यों की सबसे अधिक महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति है। अतः इस क्षेत्र में इस प्रकार के निर्णयों का होना एक सामान्य बात है। आगे हम देखेंगे उत्पादनशील शिक्षा का महत्व या उत्पादक शिक्षा का महत्व। शिक्षा में उत्पादनशीलता न केवल व्यक्ति के व्यावसायिक क्षमता बल्कि जीविकोपार्जन के लिए भी उसकी योग्यता को बढ़ाती है। किसी भी देश के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास के लिए यह महत्वपूर्ण होती है। इसके महत्व को हम इस प्रकार स्पष्ट कर सकते हैं।
पहला है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का निर्माण। उत्पादनशील शिक्षा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का निर्माण करती है। व्यक्ति अपने कार्यों एवं परिणामों की व्याख्या वैज्ञानिक आधार पर कर सकता है। उसके जीवन से अंधविश्वास, रूढ़िवादिता शिक्षा के माध्यम से समाप्त हो जाती है। अगला, कार्य के प्रति आस्था। उत्पादनशील शिक्षा व्यक्ति को उसके कार्य के प्रति आस्था उत्पन्न करती है, जो कि राष्ट्र निर्माण में सहायक होता है। अगला, मानसिक एवं शारीरिक श्रम के प्रति आस्था। शिक्षित व्यक्ति शारीरिक श्रम करना पसंद नहीं करता, किंतु बिना शारीरिक श्रम के कोई भी निर्माण कार्य संभव नहीं है। अतः उत्पादनशील शिक्षा शारीरिक एवं मानसिक दोनों श्रम के प्रति व्यक्ति में आस्था उत्पन्न करती है। अगला है मानवीय गुणों का विकास। हर व्यक्ति के अंदर कुछ योग्यता एवं विशेषताएं होती हैं। शिक्षा के द्वारा उसे परिष्कृत एवं विकसित किया जा सकता है, जिसके द्वारा वह अपने परिश्रम से समाज की उन्नति में सहयोग देता है। अगला है सामाजिक पुनर्निर्माण में सहयोग। उत्पादनशील शिक्षा नए समाज की रचना में सहयोग देती है। जब व्यक्ति कुछ नया करके दिखाता है तो उसकी उन्नति के साथ समाज को भी सकारात्मक प्रयास से नई दिशा मिलती है। अगला है राष्ट्रीय विकास में सहयोग। नवीन अनुसंधान एवं खोजों से व्यक्ति का अपना लाभ ही नहीं होता, बल्कि उसके परिश्रम का प्रभाव राष्ट्रीय उन्नति एवं उत्पादकता में वृद्धि के रूप में संपूर्ण समाज में दिखाई देता है। अगला है आत्मनिर्भरता के प्रति जागरूकता। उत्पादनशील शिक्षा व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाती है। व्यक्ति रोजगार प्राप्ति के लिए दूसरे पर आश्रित नहीं होता, बल्कि स्वयं आत्मनिर्भर हो जाता है। आगे हम देखेंगे शिक्षा का प्रतिफल। एक व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करने कितना लागत लगाता है या व्यय करता है, अपनी शिक्षा समाप्त होने पर उस योग्यता या डिग्री का उपयोग करके कितना लाभ प्राप्त करता है, यही शिक्षा का प्रतिफल कहलाता है। शिक्षा के प्रतिफल को शिक्षा पर किए गए व्यय के आधार पर ज्ञात किया जा सकता है, और शिक्षा पर किए गए व्यय या लागतों को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला है प्रत्यक्ष लागत। वे सभी व्यय जो छात्र पढ़ते समय या अध्ययन के दौरान शिक्षण संस्थाओं को ट्यूशन फीस के रूप में, एडमिशन फीस के रूप में प्रत्यक्ष रूप से पे कर देते हैं, वो प्रत्यक्ष लागत कहलाते हैं। दूसरा है अप्रत्यक्ष लागत या अप्रत्यक्ष मौद्रिक लागतें। वे सभी मौद्रिक लागतें जो अध्ययन के दौरान काम आने वाली वस्तुओं जैसे बुक्स, कॉपी, पेन इत्यादि पर किया जाता है। स्कूल कॉलेज आने जाने पर किया गया व्यय या परिवहन पर किया गया व्यय, ट्यूशन इत्यादि पर किया गया खर्च, ये सभी अप्रत्यक्ष मौद्रिक लागतें कहलाती हैं। अगला है अप्रत्यक्ष गैर मौद्रिक व्यय या अप्रत्यक्ष गैर मौद्रिक लागत। पढ़ाई के दौरान अपने व्यक्तिगत शौक या सुखों को पूरा करने के लिए छात्र छात्राएं जो व्यय करते हैं, जैसे कैंटीन पर खाने का व्यय, मोबाइल फोन पर किया गया व्यय, ये सभी अप्रत्यक्ष गैर मौद्रिक व्यय कहलाते हैं। चौथा है अवसर लागत। जितनी देर छात्र शिक्षा प्राप्त कर रहा है या विद्यालय में है, उसी समय वह अन्य कार्य से आय प्राप्त कर सकता है, किंतु विद्यालय आने के कारण वह इससे वंचित रह जाता है, और यही अवसर लागत कहलाता है। हर व्यक्ति का अवसर लागत अलग अलग होता है। जो छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त करने के पहले काम करने लगते हैं, उनका अवसर लागत कम हो जाता है। आगे हम देखेंगे शिक्षा का प्रतिफल। शिक्षा पर किए गए विनियोग व्यय का लाभ कितना संतोषजनक प्राप्त हुआ, वही शिक्षा का प्रतिफल होता है, और
यह दो रूप में प्राप्त होता है। पहला है निजी लाभ और दूसरा सामाजिक लाभ। निजी लाभ व्यक्ति को स्वयं के प्रयत्न से ऊंची आय के रूप में प्राप्त होता है और सामाजिक लाभ उच्च शिक्षा के कारण उसके सामाजिक सम्मान में जो वृद्धि होती है वही सामाजिक लाभ कहलाता है। शिक्षा का प्रतिफल मौद्रिक एवं गैर मौद्रिक दोनों रूपों में प्राप्त हो सकता है। हम देखेंगे मौद्रिक प्रतिफल क्या है। शिक्षा पर ज्यादा व्यय करके यदि व्यक्ति ऊंचा वेतन प्राप्त करता है तो उसके अन्य भत्ते एवं पेंशन भी ऊंचा प्राप्त होगा और यह शिक्षा में मौद्रिक व्यय का प्रतिफल होता है। अगला है गैर मौद्रिक प्रतिफल। और गैर मौद्रिक प्रतिफल समाज द्वारा शिक्षा पर किए गए व्यय से व्यक्ति को प्राप्त होते हैं, जिनमें सामाजिक सम्मान में वृद्धि, जैसे उच्च शिक्षा या नौकरी से सोशल स्टेटस बढ़ जाता है। और दूसरा बेरोजगारी का भय न होना, प्रशिक्षित और योग्य होने के कारण व्यक्ति को नौकरी से निकाले जाने का भय नहीं होता। संतोषजनक जीवन शैली, ऊंचा वेतन प्राप्त करने के कारण व्यक्ति अपने जीवन की सभी जरूरतें, विलासिताएं इत्यादि को पूरा कर सकता है, अतः उसकी जीवन शैली अच्छी हो जाती है। अच्छा स्वास्थ्य एवं जीवन प्रत्याशा, तो व्यक्ति की आय अधिक होने कारण व्यक्ति अपने स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान देता है और इसलिए उसका स्वास्थ्य एवं जीवन प्रत्याशा दोनों ही बढ़ जाते हैं। अपराधी प्रवृत्ति का नहीं पाया जाना, तो शिक्षा व्यक्ति के जीवन में नैतिकता लाती है और इसलिए उसके अंदर से अपराधी प्रवृत्ति खत्म हो जाती है। शिक्षा पर वैसे प्रतिफल कितना प्राप्त हुआ, इसका मूल्यांकन इस प्रकार किया जा सकता है। शिक्षा पर व्यय से पहले गैर मौद्रिक लाभ प्राप्त होते हैं, मौद्रिक लाभ बाद में मिलता है। अर्थात उच्च शिक्षा पर किया गया व्यय व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा को पहले बढ़ा देता है, किंतु अपनी योग्यताओं के आधार पर जब वह कोई नौकरी या व्यवसाय करता है तब उसे मौद्रिक लाभ प्राप्त होता है, जो उसका मौद्रिक प्रतिफल होता है। आगे हम देखेंगे शिक्षा का अर्थशास्त्र, लाभ एवं उद्देश्य। शिक्षा के लाभ अथवा इसके उद्देश्य को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है निजी लाभ अथवा उद्देश्य, दूसरा सामाजिक लाभ अथवा उद्देश्य, तीसरा है आर्थिक लाभ अथवा उद्देश्य। पहले हम देखेंगे निजी लाभ क्या हैं। तो शिक्षा के निजी लाभ, शिक्षा द्वारा व्यक्ति को प्राप्त होने वाले व्यक्तिगत लाभों की चर्चा इसके अंतर्गत हम करेंगे। इसमें पहला है जीवन की गुणवत्ता में सुधार। शिक्षा व्यक्ति की कार्य क्षमता एवं योग्यता को बढ़ा देती है और उसके व्यक्तित्व का विकास करती है, जिससे व्यक्ति के स्वयं की गुणवत्ता में सुधार आता है। दूसरा है रोजगार के अवसर में वृद्धि। प्रशिक्षित श्रम की मांग सभी सेवायोजक करते हैं, अतः शिक्षा रोजगार के अवसर को बढ़ा देती है। तीसरा है निजी आय में वृद्धि। शिक्षित श्रम का वेतन अशिक्षित श्रम की तुलना में ज्यादा होता है। व्यक्ति शिक्षा द्वारा अपनी योग्यताओं में वृद्धि करके निजी आय को बढ़ा सकता है। अगला है अगली पीढ़ी की योग्यता में वृद्धि। शिक्षित व्यक्ति की आय अधिक होने के कारण वह अपने बच्चों की शिक्षा पर अधिक व्यय करने की क्षमता रखता है, अतः आने वाली पीढ़ी की योग्यताओं में वृद्धि हो जाती है। इसमें दूसरा है सामाजिक लाभ एवं उद्देश्य। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अतः एक व्यक्ति की शिक्षा समाज को भी लाभ पहुंचाती है। हम देखेंगे सामाजिक लाभ क्या हैं। तो इसमें पहला है सामाजिक उत्तरदायित्व का विकास। शिक्षा व्यक्ति में सामाजिक उत्तरदायित्व का विकास करती है। एक शिक्षित व्यक्ति ही यह समझ पाता है कि समाज के प्रति उसके कर्तव्य क्या हैं और आवश्यकता के समय वह समाज की सेवा अपनी योग्यता के द्वारा कैसे कर सकता है। दूसरा है सामाजिक कुप्रथाओं का अंत।
विकासशील देश में शिक्षा की कमी होने से समाज में अनेकों प्रकार की कुप्रथाएं एवं अंधविश्वास पाए जाते हैं और इनका अंत शिक्षा के द्वारा ही संभव है। तीसरा है अपराध दर में कमी। शिक्षा व्यक्ति में नैतिकता उत्पन्न करती है जो लोगों को अपराध करने से रोकती है। इसमें तीसरा है आर्थिक लाभ एवं उद्देश्य। तो ये इस प्रकार से हैं। पहला है आर्थिक विकास। शिक्षा का विकास होने के कारण ही नए नए अनुसंधान एवं आविष्कार होते हैं। नई तकनीक का विकास कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्रों में होने से आर्थिक विकास को बल मिलता है। दूसरा है रोजगार में वृद्धि। शिक्षा व्यक्ति में आत्मनिर्भरता लाती है, अतः शिक्षित व्यक्ति रोजगार के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहता, इसलिए शिक्षा में वृद्धि से रोजगार में भी वृद्धि हुई है। अगला है गरीबी उन्मूलन में सहायक। व्यक्ति शिक्षा पर व्यय इसलिए करता है कि अपनी योग्यता या डिग्री के द्वारा जीविकोपार्जन के लिए नौकरी या कोई व्यवसाय कर सके, अतः शिक्षा गरीबी दूर करने में सहायक होती है। और अगला है मानव पूंजी निर्माण में सहायक। किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए वहां के श्रमिकों का शिक्षित एवं प्रशिक्षित होना बहुत आवश्यक है। शिक्षा लोगों में ज्ञान, कुशलता और क्षमताएं बढ़ाने की प्रक्रिया है। शिक्षा पर व्यय एक प्रकार से पूंजी विनियोग है जो मानव पूंजी निर्माण में सहायक होता है।